नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए पॉलिटी की कंपाइलेशन लेकर आई हूँ, यानी कि पॉलिटी के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। कुछ इस तरह से लेकर आई हूँ कि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉलिटी के बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर कराऊंगी। तो प्लीज़ अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। हालांकि अभी आपकी हाल ही में पेट की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू कर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो किस अधिनियम के अंतर्गत है दोस्तों? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के हिसाब से भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की वजह से ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन यानी कि सेंटर में डायरकी, वो किस अधिनियम के अंतर्गत आया दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 की बात करें दोस्तों, इसमें प्रांतों में यानी कि स्टेट में आपके द्वैध शासन था, और आपका जब ये आया 1935 तो क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन आ गया। ठीक है, 1919 अगर बताएंगे तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और केंद्र में द्वैध शासन 1935 से आया। नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि जिसे आप ऑर्डिनेंस बोलते हैं, उसको निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो संविधान में आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो 1935 से ही ली गई हैं। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की वजह से ही राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति की प्रेरणा मिली है। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जो जारी करता है प्रेसिडेंट, उसका आर्टिकल क्या है? उसका आर्टिकल है दोस्तों 1, 2, 3, 123 आर्टिकल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा था दोस्तों? चार्टर एक्ट 1833। इसके पहले भारतवासी जो थे वो अपने देश के प्रशासन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जब चार्टर एक्ट 1833 आया, उसमें बताया गया कि कुछ अधिनियम में भारतवासी भी हिस्सा ले सकते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो किस पर है दोस्तों? इसका भी क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसी से केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो यहीं से प्रेरित है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो किस एक अधिनियम ने दी थी दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ये व्यवस्था कर दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस एक अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? आपको पता है बर्मा पहले भारत का ही अंग था, बाद में उसे अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? इसका आंसर क्या होगा? 1935। यानी कि 1935 से आपको दिख रहा होगा लगातार ऑप्शन वही आ रहा है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आधा संविधान आपका उसी से प्रेरित है, उसी से शक्तियां को विचार लिया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आपको पता है कैबिनेट मिशन आई थी जिससे कि संविधान का निर्माण हो, उसको बनाने के लिए उसके हिसाब से क्या हुआ था कि किस जनसंख्या के अनुपात में लोगों को चुना जाना था, प्रतिनिधि को चुना जाना था। तो वो जनसंख्या क्या थी दोस्तों? 10 लाख। हर 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन है दोस्तों से बता दीजिए आप फटाफट। ऑप्शन आप सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। राजगोपालाचारी क्या थे? ये आपके शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य मंत्री थे और कृषि मंत्री भी थे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद जी। और जगजीवन राम क्या थे? जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे। ठीक है, क्या थे? श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वैसे तो आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन अभी इसमें एक फैक्ट बता दूं आपको कि 2 दिन पहले यानी कि ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे अध्यक्ष,
और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। 2 दिन के लिए बने थे, टेम्परेरी बने थे, लेकिन अगर वहीं उनका ऑप्शन होता तो उनका नाम पहले आप करते, क्योंकि पहले अध्यक्ष वो थे और दूसरे परमानेंट अध्यक्ष जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, बताइए कब शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है, 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन अध्यक्ष मैंने बताया कौन थे, इस दिन अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन बाद से आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद बन गए, परमानेंट जो आपके अध्यक्ष बन गए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, इसका भी उत्तर आप सभी को पता होगा। क्या उत्तर है इसका, इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रस्तावना जो आप जिसको प्रेम्बल बोलते हैं, उसका प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। आपको पता है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन संविधान सभा के अधिवेशन कितने हुए थे दोस्तों, 12 हुए थे। 12 बार ये लोग इकट्ठा हुए थे संविधान को बनाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन लोगों की बैठक हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितना समय लगा, तो कितना समय लगा दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये पूरा आपका समय लगा है। ठीक है, किसको, भारतीय संविधान को बनाने के लिए, एकदम रट लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अधिवेशन कितने हुए दोस्तों, 12 हुए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी पेट की बनी हुई है, वहाँ जाकर आप सभी कुछ देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपके कराए जाने शुरू हो गए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे काफ़ी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितना समय लगा, तो कितना लगा दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था दोस्तों, सरदार पटेल। संविधान सभा में आपको पता है कि ढेर सारी समितियां बनाई गई थी, जैसे आपकी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऐसी छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी जिससे कि काम इजीली हो जाए और जल्दी हो जाए। तो प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति या जिसे आप बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें अन्य सदस्य कितने थे। देखिए दोस्तों, इसमें कुल सदस्य 7 थे, अन्य सदस्य आपके 6 थे। 7वां सदस्य कौन था इसमें, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अन्य सदस्य कितने थे, इसमें 6 थे। कुल मिलाकर 7 लोग समिति के सदस्य थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखते होंगे तो जरूर आते हैं परीक्षा में आपकी, कि राष्ट्रीय ध्वज को कब सम्मिलित किया गया, कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। 19 का क्या होगा, ए, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, स्वीकृत 1949 को किया गया नवंबर को, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। और आपको ये बात फैक्ट पता होगा शायद, जब आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था तो 1930 में, उसी दिन 26 जनवरी को मनाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन इसीलिए मनाया गया 1950 में कि इसी दिन से आप संविधान को लागू कीजिए, क्योंकि ये बात हम लोगों ने 1930 में लाहौर अधिवेशन में डिसाइड कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया, इसका ऑप्शन क्या है, डी, 26 जनवरी 1950 से आपका राजकीय चिन्ह जो है, जो आपका 1950 से इसको अंगीकृत किया गया। किसको, राजकीय चिन्ह को। 21 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी, तो किसने कही थी दोस्तों, ये आपकी मौलाना आज़ाद ने कही थी। 22 का इसमें डी हो जाएगा आपका दोस्तों। मौलाना आज़ाद ने इस बात को कहा था कि संविधान सभा में आपको वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था, ये ऑस्टिन ने कहा था, बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके 1-1.5 घंटे का वीडियो पूरा होगा, आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लीजिए। वहाँ दिख जाएगा आपको कि भारत की संघात्मक व्यवस्था, भारत ने DPSP, भारत ने जितनी भी चीज़ें ली फंडामेंटल राइट्स, किस देशों से लिए हैं। हर देशों से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने देश का संविधान बनाया। तो कहाँ से क्या चीज़ ली गई आपको ज़रूर पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई दोस्तों, ये आपकी ली गई है कनाडा से।
24 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू, इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई? जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई दोस्तों? ये आपकी ली गई है यूएसए से। 25 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, आपको मैंने बताया हुआ है 3 सूची होती हैं, एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है राज्य सूची, और एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है यानी कि समवर्ती सूची। क्या होता है, यूनियन में खाली पावर केंद्र के पास होता है, स्टेट में राज्य के पास, और कॉन्करेंट में दोनों के पास होता है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। 26 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो किससे हुए थे दोस्तों ये प्रभावित? आयरिश गणतंत्र से। आयरलैंड से दोस्तों आपका डीपीएसपी भी आया था, और जो आपको पता है राज्यसभा में लोगों को नॉमिनेट करते हैं उनकी प्रतिभा के हिसाब से, वो कहाँ से आया था? आयरिश गणतंत्र से ही आया था। 27 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक तरफ वो दिख रहा होगा अधिकार, दूसरा कहाँ से लिया गया? जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया आपका? मूल अधिकार आपका यूएसए से, यानी कि पहला ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या है आपके पास, दूसरा आपके पास है दोस्तों शासन की संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया? ये आपका यूके से लिया गया, यानी कि पहला हो जाएगा। आपात उपबंध आपके जर्मनी से लिए गए, तीसरा हो जाएगा। डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया, चौथा हो जाएगा। 2134 यानी कि आपका 28 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल हैं, कितना क्या शामिल है देख लीजिए, इसमें से आपको पता होगा ऑप्शन इसका, बताइए फटाफट क्या है? 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 सूचियां, ये आपकी भारतीय संविधान में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का है? कहाँ से ली गई कौन सा समवर्ती सूची? मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। और ये इसमें से कौन सा विषय है जो कॉन्करेंट का है? बताइए मुझे फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? बी। आपराधिक मामले जो हैं वो आपके समवर्ती सूची के मामले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? बताइए किसमें है दोस्तों? इसका आंसर क्या है आपका? डी। एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं आपका 10th जो शेड्यूल है 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून लिखा गया है, ठीक है। 31 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 32, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सी है दोस्तों? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो क्या है? इलेक्शन कमीशन आपका आर्टिकल 324 से संबंधित है, तो यही आपकी जोड़ी सुमेलित है। 32 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सूची का फिर मिलान करना है आपको। इसमें क्या है देखिए फटाफट से दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? आर्टिकल 14 आपको पता है राइट टू इक्वालिटी है, मैंने बताया हुआ है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 आपका राइट टू इक्वालिटी होता है, तो यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। आर्टिकल 368 जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी कि संशोधन प्रक्रिया है, तो आपका आखिरी 1 हो जाएगा। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा हो शुरू में 1 और आखिरी आपका जो स्टार्टिंग आपका 3 और आखिरी आपका 1 हो, वही टिक हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। 36 आपका क्या है? 36 आपका क्या है दोस्तों? 36 आपका है नीति निदेशक तत्व, तो आपके हैं आर्टिकल 35 से आर्टिकल 51 तक, 35 से लेकर 31 तक, सॉरी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपका क्या होता है? डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं। तो 36 आपका आर्टिकल नीति निदेशक तत्व हो जाएगा, और 74 आपका क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद हो जाएगा। तो 3 आपका बाकी आप मैच कर ले, 3, 4, 2, 1 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा लोगों दोस्तों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, और अगर धीमे धीमे करूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए फटाफट से कर रही हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम आप जान ही रहे हैं, क्या है? गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम 34 वाला प्रश्न कि प्रस्तावना के समय में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है दोस्तों? इसका डी ऑप्शन है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये आपका एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है, यही आपका सही क्रम है। नेक्स्ट देख लीजिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द सम्मिलित नहीं थे, आपको पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द अभी आपके हाल ही में जोड़े गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? बताइए कौन कौन से जोड़े गए हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये कब जोड़े गए हैं दोस्तों? ये 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 था, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976,
उसके द्वारा ये जोड़े गए। कौन कौन से टर्म्स? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यही तीनों आपके जोड़े गए हैं, ये पहले नहीं थे। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। किससे किया गया? मैंने भी आपको बताया किससे किया गया। 42वें संशोधन 1976 से प्रियम्बल में संशोधन किया गया और ऐड क्या क्या किया गया? 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइए? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है। कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है, ये आपका उद्देशिका या प्रियम्बल में नहीं मेंशन है। नेक्स्ट देख लीजिए, नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? नया राज्य गठन करना हो दोस्तों तो किसमें? एक तो आपको बताया मैंने किससे रिलेटेड होगा, वो आपका आर्टिकल 1 से, भाग 1 से रिलेटेड होगा। और किसमें शक्ति निहित है दोस्तों? ये आपकी निहित है संसद में। 38 का ए हो जाएगा। संसद के पास नए राज्य को गठन करने की शक्ति होती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार है दोस्तों डी, इंडिया जो है वो राज्यों का यूनियन है। साफ साफ आर्टिकल 1 में आपको मिलेगा इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट, ये वहाँ साफ साफ लिखा है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? राज्यों का यूनियन। ठीक है, इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट आपको मेंशन होगा आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? ए 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था आपका 1956 में। और सबसे पहला जो इस आधार पर डिवाइड होने वाला राज्य था वो कौन सा था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लीजिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो किस देश में किया गया दोस्तों दोहरी नागरिकता का सिद्धांत? यूएसए में। 41 का डी हो जाएगा, वहां पर दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार्य है। इंडिया में बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। नेक्स्ट देख लीजिए, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित किए जा सकते हैं। ये बात एकदम सही है, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स आपके जो होते हैं, अगर आपका मौलिक अधिकार वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपातकालीन कोई स्थिति होगी, इमरजेंसी होगी, तो उनको स्थगित कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक? ये सभी चीज़ें आपको क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का जो वर्णन है वो कहाँ से? 12 से 35 तक। 43 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो किन के अंतर्गत दिया हुआ है दोस्तों? 44 का इसका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2, 3 और 4। ठीक है, 14 से लेकर 16 तक आपका क्या है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल राइट टू इक्वेलिटी बताता है। ठीक है, समानता का अधिकार की अगर बात कर ले तो 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वेलिटी। और ये किसका पार्ट है? ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, मौलिक अधिकार का पार्ट है, आपके मूल अधिकार का पार्ट है। और कहाँ से लिया गया मूल अधिकार? यूएसए से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है वो आपको बच्चों के शोषण से संबंधित है। आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या आप कहेंगे मानव के दुर्व्यवहार से संबंधित है। आर्टिकल 18 जो है आपका वो उपाधियों के अंत से संबंधित है, जिसे आप बोलते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उनसे संबंधित है। आर्टिकल 17 जो है आपका वो अनटचेबिलिटी से संबंधित है या फिर छुआछूत जिसे आप बोलते हैं उससे संबंधित है। तो आर्टिकल 17 छुआछूत है। आर्टिकल 18 आपका उपाधियों के अंत से है। आर्टिकल 23 आपका मानव से है, मानव के साथ दुर्व्यवहार होता है उससे है। आर्टिकल 24 आपका बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पे हमने बच्चों के शोषण पूछा है तो आर्टिकल 24 हो गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 19 है। 46 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार आर्टिकल 19(1) को आर्टिकल 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? इन दोनों आर्टिकल को अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे एकांतता का अधिकार मिलेगा। 47 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण जो वो धारण करते हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? किस आर्टिकल में है दोस्तों? 25। आपका आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से, यानी कि आप धर्म के लिए अपने कुछ भी करो, उसमें आप फ्री हो। तो कृपाण जो धारण करते हैं सिख लोग वो इसी की वजह से है। आर्टिकल 25 में उनको एक कानून दिया गया कि भाई आप जो भी चाहे वो धारण कर सकते हैं, आपको धर्म की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये आपका करता है आर्टिकल 30।
आर्टिकल 30 में वो दिया हुआ है कि आप अल्पसंख्यक जो भी हैं वो अपनी शिक्षा संस्थान को चला भी सकते हैं, स्थापित भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको संरक्षण प्राप्त है। 49 का क्या हो जाएगा, डी। इन्हीं सबसे आपका मदरसा वगैरह जो चलता है वो सब इसी आर्टिकल के हिसाब से है। नेक्स्ट देख लेते हैं 50 प्रश्न आपका क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो कौन सी की जा सकती है दोस्तों, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है आपकी वो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए आप इसको दायर कर सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। पहले आपको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, वो आपका मौलिक अधिकार था। आपको पता है कि आर्टिकल ये 44th अमेंडमेंट 1978 की वजह से इसको हटाकर एक सिंपल आर्टिकल कर दिया गया। ये आपका एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। 52 प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार है दोस्तों, 52 का ए हो जाएगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ये क्या है आपका 52 का ए जो है, इसके द्वारा क्या प्राप्त है दोस्तों, आपको निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी को प्राप्त है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है, ठीक है, 52 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया दोस्तों, ये जोड़ा गया था आपका राइट टू एजुकेशन अगर आप पूछें तो 2009, लेकिन लागू कब से हुआ है दोस्तों, ये आपका हुआ है 1 अप्रैल 2010 से ये आपका लागू कर दिया गया है। राइट टू एजुकेशन 2009 आपका जो है वो 1 अप्रैल 2010 से जोड़ दिया गया है, लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कहाँ लिखा है, किसी को आप जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते कि तुम आप अपने विरुद्ध गवाह बनो। ये कहाँ लिखा हुआ है, 20 के 3 में, आर्टिकल 20 के 3 में लिखा हुआ है, ठीक है, तो 54 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है, ये दोस्तों क्या है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी का पार्ट है आपका, कि भारत के सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ये कहाँ से लिया गया, मैंने बता रखा आपको, राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी की बात करें तो ये आपका कहाँ से आया है, आयरलैंड से आया है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है, डीपीएसपी जो आपका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका फिर मिलान वाला प्रश्न आ गया है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका क्या है, आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार है, 44 समान नागरिक संहिता का है, और 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन से संबंधित है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 56 का ए हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सारी वीडियोस देखिएगा, आपको डेफिनेटली बता रही हूँ बहुत हेल्प मिलेगी अपने पेट एग्जाम के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप ये सब जितनी प्रैक्टिस सेट करा रहे हो कर लेंगे तो आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा, साथ ही अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, इसका क्या है, 43 का ए है, ठीक है, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किसके वजह से हुई है, 43 ए से हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से कौन संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों, 51। 58 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था, बताइए ये किसने कहा था, ये कहा था केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा था जो डीपीएसपी है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, ठीक है, 59 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, डी। सूचना का अधिकार जो है वो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं सम्मिलित है। बाकी मध्य निर्देश, काम का अधिकार, समान कार्य समान वेतन, ये सभी सम्मिलित है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों इनका आर्टिकल क्या है, मध्य निषेध का, काम का अधिकार का, समान कार्य समान वेतन का आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। किसकी समिति पर किया गया दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति पर। आपको पता है पहले मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मेंशन थी, बाद में भाग 4A में, किसमें, भाग 4A में आपका आर्टिकल क्या आया, 51A, आर्टिकल 36 से 51 तो वही है आपका डीपीएसपी। आर्टिकल 51A जो आपका जोड़ा गया, ये क्या था आपका दोस्तों, ये आपका था मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। तो किसकी समिति पर आया, ये स्वर्ण सिंह समिति पर। 61 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद,
62 क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। मैंने अभी बताया किसमें है आपका 62 का सी। 4A में आपका क्या है, मूल कर्तव्य है, उनको ऐड किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल क्या है 51A, स्वर्ण सिंह कमेटी पे इसको ऐड किया गया है, स्वर्ण सिंह समिति पे इसको ऐड किया गया है मूल कर्तव्य को। भारतीय संविधान ने किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, बता चुके हैं मैं आपको, किसमें है बताइए जल्दी से, 62 का सी 4A। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय अधिकारों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, किससे जोड़े गए बताइए, 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 से मैंने और क्या बताया, आपका प्रस्तावना या प्रियम्बल में भी संशोधन किया गया था, और मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो भी आपके 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद आपका है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। परमादेश यानी कि आपकी रिट जारी करने की जो होती है वो आपके पास होती है, उससे आप मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी नहीं बना सकते, ठीक है। 64 का ए होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो कौन सा है मौलिक कर्तव्य दोस्तों, इसका है बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य 65 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो किसका है दोस्तों, ये आपका है मूल कर्तव्य किसका है दोस्तों, डी का। वन्य प्राणी जो है इनका जो है, देखिए यहाँ पे अगर आप होता कंफ्यूज हो रहे हो, राष्ट्रीय ध्वज को सोचें तो राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण करना मूल कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, उसकी रेस्पेक्ट करना हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। वन्य प्राणी का संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है, तो 66 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो कौन कौन होते हैं मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, ये वीडियो में क्या बताया हुआ है आपको कि आर्टिकल, पहली बात इसका क्या होता है दोस्तों 53 होता है, और इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि 1 सही हो जाएगा, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि कौन हो जाएगा इसमें आपका 2, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, और साथ ही साथ कौन हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका, सॉरी 1, 2 और 4 कौन कौन से लोग हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा। ये सभी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये लोग पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है बताइए मुझे, बी, ये कहीं नहीं लिखा है कि उसका पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, 35 वर्ष आयु लिखी है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो लिखी है, देश का नागरिक लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, 68 का बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 69 आपका, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगर कोई विधानसभा का सदस्य है या सांसद है तो वो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति बनेगा वैसे क्या होगा, उसको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। आपको पता है राष्ट्रपति के पद पर 1 से 2 बार अधिक आपका निर्वाचन किया जा सकता है, तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, इसका आर्टिकल है डी। आर्टिकल 57 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से रहता है, अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेगा तब से लेकर 5 वर्ष तक लगातार राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसको सौंपा जाएगा, तो किसको सौंपा जाएगा दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। कोई भी विवाद होगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो बहुत ही बेहद ही आसान प्रश्न है, किसको सौंपता है, भारत के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेगा, ठीक है। 73 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है, आर्टिकल
61 के द्वारा, ठीक है। 74 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? किसको है दोस्तों? दोनों सदन का। संसद के दोनों सदन में से कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग होता है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली तथा पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन उसके निर्वाचक गण के तो भाग हैं ये सभी लोग, महाभियोग में कौन नहीं भाग लेता है? तो इसका उत्तर क्या है? डी। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश या तो मृत्यु हो या इस्तीफा दिया हो, उसकी वजह से हट जाए, तो उसके रिक्त स्थान को कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? तो कितने दिनों में दोस्तों? 6 माह में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आया, इसलिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो अगर राष्ट्रपति आपको पता है उसका पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो उस समय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो, तो कौन कार्यभार संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 78 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 79 प्रश्न आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो कौन सा है? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही बात है। आपको ये बात पता होगी, प्रधानमंत्री को जरूरी नहीं है कि जिस समय प्रधानमंत्री के पद संभाल रहा हो वो संसद का किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन हाँ 6 माह के भीतर उसको ये अनिवार्य होता है कि वो किसी सदन की सदस्यता ले ले, अदरवाइज फिर उसको हटाना पड़ता है। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? वो होती है आपकी राष्ट्रपति के पास। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी 2, 3, 4 आपका सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किसकी अनुशंसा पर दोस्तों? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर इसको पूरी करिएगा। करने के बाद आपको डेफिनेटली बताने बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर कर लिए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो बताइए किसके द्वारा आहूत की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता अगर पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। आहूत करने का काम, बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन अध्यक्षता कौन रहेगा? अध्यक्ष रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति पर रोक लगा सकते हैं? कौन सा है दोस्तों? इसका बताइए मुझे फटाफट से। इसका क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। 111 आर्टिकल है। 111 आर्टिकल में क्या है कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों पर कोई अगर बिल पारित हुआ है उस पर अपनी स्वीकृति पर रोक लगा सकता है। जरूरी नहीं हर बिल पर वो अपनी स्वीकृति दे दे। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ज़्यादातर आपको पता है भारत का राष्ट्रपति हर किसी की नियुक्ति करता ही है, लेकिन किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नहीं करता। 83 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को इसमें कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल लिखा आर्टिकल 143। इसको याद रखना है आपको। 143 मतलब आपको पता है कि आई लव यू होता है 143, तो उससे क्या है? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से प्यार है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आया, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बता दी आपको कि राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के बीच में प्यार है, इसकी वजह से 143 आपको याद रखना। उसी आर्टिकल के तहत वो उससे परामर्श करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? बी नहीं है।
वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये संवैधानिक विशेषाधिकार किसका नहीं है? राष्ट्रपति का नहीं है। बाकी सभी कुछ जो है वो आपका विशेषाधिकार है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जो वित्तीय बिल होता है ना, फाइनेंस बिल जो होता है, वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पुनर्विचार हेतु लौटाने का कोई अधिकार की बात ही नहीं आती है। 85 का बी है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? कौन था ऐसा बताइए इसमें से? वैसे तो कई लोग होंगे, लेकिन इसमें से कौन है? इसमें से है आपका नीलम संजीव रेड्डी। ये राष्ट्रपति बनने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं विराजमान थे। और एक और बात इनके लिए खास बात है, वो ये क्या है कि ये निर्विरोध चुने गए। अगर आपसे पूछा जाए कौन था जो राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध चुना गया, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हुआ, कौन था वो? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसमें से देखिए 3-4 आपको नाम दिए हुए, बताइए कौन है ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? कौन है दोस्तों? एम हिदायतुल्ला। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, 87 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। कौन कौन होते हैं इसमें? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, ऊपर निर्वाचित लिखा है जो गलत है, क्योंकि सभी सदस्य पार्ट होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कहाँ पे ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों राज्यसभा में। आपको पता है जो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? वो क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो उसको हटाने के संबंधी प्रस्ताव कहाँ पारित किया जाएगा? राज्यसभा में। 89 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? किसकी करी जाएगी बताइए मुझे? बिल्कुल सही इसका उत्तर है राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं दोस्तों? केवल कैबिनेट मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? कौन है दोस्तों? इसका डी है 75। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन कराता है और हटाने का कौन काम करता है? 75 आर्टिकल। दोस्तों आपको गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट में सभी कुछ मिल जाएगा। पेट से संबंधित सारे टॉपिक, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही जो प्रैक्टिस सेट करा रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, उपराष्ट्रपति पद का सृजन कब हुआ है? उपराष्ट्रपति पद का सृजन कैसे हुआ है? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद का सृजन। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कब तक रह सकता है केंद्रीय मंत्री? 6 माह तक। ठीक है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है वो केंद्रीय मंत्री कब तक रह सकता है? सिर्फ 6 माह तक। उसके बाद अगर वो संसद का सदस्य नहीं बन जाएगा तो उसको अपने पद से हटना पड़ जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके अगेंस्ट होती है? लोकसभा के। अगर आपसे पूछा जाए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, आप बताएंगे लोकसभा से। और अगर पूछे इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के। नेक्स्ट देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। कौन थे? श्री षणमुखम चेट्टी। ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? कौन था जो प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल के टाइम पर संसद में उपस्थित नहीं हुआ? कौन था दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। ये प्रधानमंत्री तो बने लेकिन अपने कार्यकाल में संसद कभी नहीं जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? श्वेत पत्र। 99 का आपका क्या है? बी। ये आपका क्या है? दस्तावेज है जो भारत से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? किसको समझा जाता है दोस्तों? महान्यायवादी को। ठीक है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को आपका भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी या विधि अधिकारी समझा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग लेता है? तो कौन लेता है दोस्तों? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होता है। इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है आपका 76। ये संसद में
पार्ट लेता है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इसी को एक और पावर दी गई है, वो क्या है, आर्टिकल 88 है दोस्तों। उसके हिसाब से क्या है, ये संसद की दोनों सदनों की बैठक में बैठता है, बात कर सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वोट नहीं दे सकता है। वहाँ पे कोई भी डिस्कशन होगा बिल वगैरह पास होने का, तो महान्यायवादी वोट नहीं देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार किसको बताया मैंने, अभी नहीं है। महान्यायवादी, आपके अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल क्या बताया मैंने, 76, और इसका आर्टिकल इस काम को कि वोट नहीं दे सकता, ये बात कहाँ लिखी हुई, आर्टिकल 88 में। ठीक, चलिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो कौन परामर्श देता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। राज्य सरकार के लिए कौन होगा, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल आपके केंद्र में होता है। ठीक है, इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल इसका है 165। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग बोलते हैं, वो आपका उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो कितने साल के लिए होते हैं दोस्तों, 6 साल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित एक के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं, तो किसके होते हैं बताइए मुझे जल्दी से। बिल्कुल सही बात है, लोक लेखा समिति के। लोक लेखा समिति के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, कितनी है, 25। अगर लोकसभा में आपको पार्ट लेना है तो आप 25 उम्र के साल के हो गए तो आप पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, कितना प्राप्त ना हो सके दोस्तों, यदि उसे 1/6 जितने मत पड़े हैं उसका 1/6 उसे प्राप्त ना हो तो अपनी जमानत खो देता है। नेक्स्ट देख लीजिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा दोस्तों, स्थगन के द्वारा भी, सत्रावसान के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को समान सीटें प्राप्त हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन हटा ही दे रही हूँ क्योंकि इसके लिए आपको पहले राज्यों की सीटों का पता होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है और ये पीसीएस लेवल तक चला जाएगा, शायद इस तरह के क्वेश्चन आपके पेट में नहीं आएंगे, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। वैसे इसका आंसर ए है, लेकिन आपको असम और झारखंड, गुजरात, राजस्थान किसी की सीट नहीं पता होगी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रही हूँ। भारत में लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, चयनित किया जाता है। ठीक है, ना मनोनीत होता, ना निर्वाचित होता, ना नियुक्त होता, क्या होता है, चयनित किया जाता है। ठीक है, चूज किया जाता है, उसको चूज करते हैं हम लोग हैं। 112 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा, जनता करती नहीं, संसद के सभी सदस्य करते नहीं, कौन करता है, लोकसभा के सभी सदस्य लोकसभा के स्पीकर या फिर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो वो किसको करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। 114 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो कब हटाया जाता है दोस्तों, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उसकी सीट से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जीवी मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मैंने कई बार ये प्रश्न आपका गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल अगर आप फॉलो करते होंगे तो इसकी प्लेलिस्ट में इसकी कम्युनिटी में ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, सदस्यों को शपथ दिलाना। ये क्या होता है दोस्तों, ये सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रो टर्म स्पीकर कौन होता है, सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और इसका काम क्या होता है, सदस्यों को, जो नए आपके सदस्य आए हैं, चुने गए, उनको शपथ दिलाने का काम होता है। ठीक है, चुनाव के ये पहले अध्यक्ष होते हैं। जब चुनाव हो जाता है तब फिर आप आपस में लोकसभा के सदस्य चुनाव करके किसी को नया अध्यक्ष बनाते हैं। स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, यानी कि कोई बिल छिड़ा, उस बिल में कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे, उसके फेवर में, और कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे। ठीक है, तो उस समय अगर दोनों तरफ से बराबरी की बात आ जाए तब स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। अगर वो बात टाई हो रही है तब वो अपना प्रयोग करता है, अदरवाइज वो अपने किसी भी वोट का प्रयोग नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो किनके लिए लाया गया था दोस्तों? जीवी मावलंकर, जो आपके पहले लोकसभा स्पीकर थे, इन्हीं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था पहली बार। नेक्स्ट, कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो कौन सी हैं बताइए, कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों? इसका क्या ऑप्शन है आपका? इसका ऑप्शन है बी 1 2 3। आपको पता है धन यानी कि मनी बिल जो संबंधित कोई भी चीज़ होती है, मनी बिल फाइनेंस बिल से संबंधित, वो कहाँ होती है? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। तो उसके पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा से। अगला देख लीजिए, धन विधेयक की कोई भी बात हो जाए समझ लीजिए लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। मंत्रिपरिषद की भी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में किसके पास पावर है? राज्यसभा में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का संबंध किससे है, तो राज्यसभा से है। बाकी धन विधेयक वगैरह का, मंत्रि परिषद का, इन सबका संबंध किससे है? लोकसभा से है। 120 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा में सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? इसमें 250 सदस्य हैं। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसमें से मनोनीत किए जाते हैं। 120 का क्या, 121 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में दोस्तों जो लोग चुने जाते हैं वो उसी राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होते हैं। जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है उस हिसाब से उसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है। तो 122 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यसभा में राज्यों के सदस्य चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए दोस्तों? कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा दोस्तों आपको पता होगा ये परमानेंट सदन होता है। देखिए 2 सदन है आपकी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को कभी विघटित नहीं कर सकते हैं, परमानेंट सदन है वो। और लेकिन आपकी लोकसभा क्या है, उसको विघटित कर सकते हैं। सदस्य कितने साल के लिए यहाँ चुने आते हैं? 6 साल के लिए। 124 का सी हो जाएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बताया अभी, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हमेशा प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। इसको विघटित कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको विघटित कभी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे विघटित किया जा सकता है, गलत है। और इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। सिर्फ कौन सही है? 1/3 सदस्य इसके हर 2 साल में अवकाश को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसके द्वारा भंग की जा सकती है दोस्तों? राज्यसभा किसी के भी द्वारा नहीं। राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को मैंने क्या बताया, परमानेंट बॉडी का कभी विघटन नहीं होता है। सिर्फ हर 2 वर्षों में इसके जो मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर वो अवकाश प्राप्त करते हैं और 6 साल के लिए इनकी मेंबरशिप होती है। नेक्स्ट, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई तो कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त। नरगिस जी पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन है इसका आर्टिकल? तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? 128 का क्या होगा दोस्तों? 128 का आपका सी हो जाएगा, 249 आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। मैंने आपको, अगर आपने चैनल पे आके प्लेलिस्ट देखी होगी तो बहुत अच्छे से आपको अनुसूचियां समझाई हैं। एक बार पढ़ने के बाद आपको अनुसूचियां भूलेंगी नहीं कभी भी। तो 4थी अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस सभा का सदस्य उसका सदस्य नहीं होता है? तो कौन सी होती है दोस्तों सभा, बताइए आप? 130 का क्या हो जाएगा? 130 का ए हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य क्या होता है? उसका सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष होगा दोस्तों, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वो उसका सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन गलत थोड़ा लिखा है, देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है दोस्तों इसकी न्यूनतम आयु क्या है? 30। मैंने बताया लोकसभा में चुनाव अगर लड़ना होगा तो कितनी न्यूनतम आयु थी? 25 है, और राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कितनी बार दोस्तों है? कम से कम 2 बार, यानी कि 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए संसद की अगर बैठक होनी है तो। ठीक है, तो कम से कम 2 बार तो बैठक ज़रूर होगी एक वर्ष में। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संसद कैसे बनती है? तो कैसे बनती है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। डी ऑप्शन होगा इसका, क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से क्या बनती है? भारतीय संसद बनती है। ठीक, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। नेक्स्ट देख लीजिए, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है।
कोई भी सांसद जो होता है, अगर वो सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाती है, अगर वो संसद को सूचित नहीं करता और अनुपस्थित रहता है। कब तक, कितने दिनों तक? 60 दिन तक। अगर कोई ऐसा काम 60 दिन तक लगातार करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो किसको है दोस्तों? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों का। ठीक है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन मतलब जो आपका विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है जो आपकी उच्च सदन होती है, और एक आपकी विधानसभा होती है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सबके दोनों के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन में मतदानों का अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद जो होती है वो राज्य विषय की सूची में कोई कानून बना सकती है। नेक्स्ट देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है दोस्तों? बिना किसी राज्य की सहमति से। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय उसको मैटर लग रहा है और उसको लगता है कानून बनाना है तो उसे किसी राज्य की सहमति की जरूरत नहीं है और वो बना सकता है कानून। नेक्स्ट देख लेते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? 0 आवर आपने सुना होगा, वो किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया दोस्तों? भारत का खुद का उपज है ये। शून्यकाल जो है वो खुद भारत की उपज है। नेक्स्ट, शून्यकाल की अवधि कितनी अधिक से अधिक हो सकती है? तो कितनी अधिक से अधिक हो सकती है दोस्तों, ये बताइए। शून्यकाल की अवधि जो आपकी है मैक्सिमम 1 घंटे की होती है। ज़्यादातर ये 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होती है। कितने बजे तक? 12 बजे से 1 बजे तक, यानी कि मैक्सिमम 1 घंटे की हो सकती है। और इसका जो वो आया है कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से आया? भारत से ही आया है। नेक्स्ट देख लीजिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो क्या है दोस्तों? प्रश्न उत्तर सत्र। क्या उत्तर होता है इसका? क्या क्वेश्चन है? प्रश्न उत्तर सत्र ही आपका शून्यकाल है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा से स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे कितने दिनों तक रोक सकती है? मैंने आपको पहले ही बताया है, राज्यसभा के पास धन विधेयक या मनी बिल संबंधित कोई स्पेशल पावर नहीं है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया उसे कि धन विधेयक हो गया पास, तो राज्यसभा इसे मैक्सिमम जो रोक सकती है ना, वो सिर्फ कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है। 141 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने बताया भी आपको शुरू में ही कि बुलाता कौन है दोनों अधिवेशन को, संयुक्त अधिवेशन को? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर कहाँ का? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, 142 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? किस लिए बुलाई गई थी पहली बार दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक को? कब बुलाया गया दोस्तों? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में इसकी प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है दोस्तों? साधारण विधेयक अगर है, आपको बता दिया वित्त विधेयक संबंधित है, धन विधेयक तो पावर किसके पास होगी इसमें? लोकसभा के पास होगी। तो अगर साधारण विधेयक कोई है तभी क्या होगी? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। संविधान संसद में संशोधन अगर करना है तो कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो कौन सा एक व्यय है दोस्तों? बी। उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते जो हैं वो किस रूप में मिलते हैं? वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। आपको मैंने बताया है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में। 145 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो किसका है? संसद का अनुमोदन। ठीक। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया दोस्तों? आर्टिकल 110। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मनी बिल हो जाएगा। ठीक है, मनी बिल की डेफिनेशन इसी आर्टिकल में दी हुई है, आर्टिकल 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किस चीज की प्रदान करता है दोस्तों? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये करता है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो किससे गठित की जाती है दोस्तों? लोकसभा के सदस्यों से। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें कौन लोग होते हैं? उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्न विधेयकों में से एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो कौन सा है दोस्तों? इसका बताइए फटाफट। क्या है इसका आंसर? है आपका डी। संविधान संशोधन अगर करना है, उसका विधेयक कोई है
तो विशेष बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना ज़रूरी होता है। हम समिति की थोड़ी सी आपको बात बता देते हैं। देखिए दोस्तों, एक आपकी होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में दोस्तों कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं और 7 आपके राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आपकी होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में क्या होता है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 30 मेंबर कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन का कार्य किया जाता है? तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? इसका आंसर आपका डी मतलब 368 है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें है कि आप इसी के अंतर्गत, इसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कौन ला सकता है? तो कौन ला सकता है? या तो लोकसभा लाएगी या फिर राज्यसभा लाएगी, इसी संविधान में संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन कब लाया गया? तो कब लाया गया दोस्तों? 1951 में। 1951 से आपको पता होगा संशोधन जो आया था प्रथम, उसमें क्या हुआ था? उसमें आपको पता है पहले भारत में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। जो 9वीं अनुसूची आपकी लाई गई है भूमि सुधार से संबंधित, उस समय पता है आपको जमींदारी वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ था, उसी के सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची लाई गई है। और वो कब लाई गई है? प्रथम संशोधन के द्वारा लाई गई है। आपको कौवे की आवाज़ सुनाई पड़ी, कंटिन्यूसली यहीं आके बोलने लगा है वो। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन लाया गया, वह किससे संबंधित था? मैंने बताया अभी आपको किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची के लिए पहला संशोधन आया है और वो भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन से दिल्ली नेशनल कैपिटल बन गया? किस संविधान संशोधन दिल्ली नेशनल कैपिटल बना है दोस्तों? बी यानी कि 69th अमेंडमेंट आपका 1991, उससे क्या हुआ है आपका? 1992 से प्रभावी हुआ है। दिल्ली जो आपका है वो नेशनल कैपिटल रीजन बन गया है, दिल्ली नेशनल कैपिटल बन गया है। किस संविधान संशोधन से दल विदल परोधी प्रावधान किया गया? किससे किया गया दोस्तों? 52nd अमेंडमेंट से। किससे किया गया? 128-58 का क्या है आपका? 52। इससे क्या आया है? 52nd अमेंडमेंट 1985 से आपको पता है दल बदल विरोधी या फिर 10वीं अनुसूची जो है आपकी वो एग्जिस्टेंस में आई है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला आर्टिकल 21A जोड़ा गया है? किससे जोड़ा गया है दोस्तों? आर्टिकल, इसका बी हो जाएगा आपका आर्टिकल 86 अमेंडमेंट 2002 जो है। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002 जो आपका है वो आपका, देखिए इसमें कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? आर्टिकल जो आपका है जो संविधान संशोधन है कौन सा है? 86 अमेंडमेंट है 2002 वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई थी? तो कैसे हुई थी दोस्तों? भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो किस प्रकार हटाए जाते हैं दोस्तों? महाभियोग के द्वारा नहीं हटाए जाते। कैसे हटाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर संसद सिफारिश करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की क्या आयु है? तो क्या आयु है दोस्तों? इसकी आयु क्या है दोस्तों? इसमें है आपकी हाई कोर्ट की बता दूं तो 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट की कितनी है? सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष होती है। तो यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल की क्या है? उसकी रिटायरमेंट की क्या एज है? 65। और हाई कोर्ट में क्या है? उच्च न्यायालय में 62 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है और वो रिटायर हो गया तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा आपका 164 का डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कौन है गार्जियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहा जाता है? कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षण होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका क्या आर्टिकल है? इसका आर्टिकल है आपका सी 32 जो है। 32 आर्टिकल जो है 32 में किसमें क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है कि वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा और अगर नहीं होगा तो रिट जारी करता है। अगर ये बात हम सुप्रीम हाई कोर्ट के केस में कर ले तो आर्टिकल 226 होता है हाई कोर्ट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? राज्यपाल के पास ये पावर होती है, कोई आर्टिकल वो क्या कहते हैं, कोई भी जो चीज़ उसको लगता है, कोई बिल
वो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को संभाल के रख सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल में लिखा है दोस्तों आपके आर्टिकल 200 में, ठीक है, आर्टिकल 200 में ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? कौन रह सकते हैं दोस्तों? राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो खाली भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर अपने रह सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरोध नहीं है? राज्यपाल के। राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं, उन्हें ऐसे ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ये तो आपको पता है, यूपी की सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में पहली राज्यपाल महिला जो राज्यपाल बनी थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, और वो भारत की भी पहली महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में दोस्तों? सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, राज्य में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? केवल विधानसभा में, केवल राज्यसभा में जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में। ऐसे हम केंद्र की बात करें तो कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, कब की जा सकती है दोस्तों? राज्य जो विधानसभा होता है उस संकल्प अगर पारित कर दे संसद द्वारा तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस आर्टिकल के द्वारा भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो कौन सा आर्टिकल है? 169। 169 में बात लिखी हुई कि भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन होगा या फिर उसकी समाप्ति हो सकती है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो कितना है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर डी है, 1/6। 1/6 मेंबर जो होते हैं उनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कौन से में नहीं है दोस्तों? मध्य प्रदेश में नहीं। 176 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन कौन से राज्यों में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, और यूपी में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, और आपका जम्मू, और बस इतने में ही है, ठीक है। आपका किस में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? क्या होती है बताइए? 177 का क्या होगा? 177 का बी हो जाएगा, 25 उम्र, जो कि आपकी लोकसभा के लिए भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे सौंपना चाहिए? अगर विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा दोस्तों? वो देगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट देख लीजिए, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका उपाध्यक्ष पद पर बना रह सकता है। कौन रह सकता है बताइए? अगर विधानसभा का विघटन हो गया है तब भी उसका उपाध्यक्ष जो है पद पर कब तक रह सकता है? बताइए, कब तक रह सकता है दोस्तों? विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, यानी कि जब तक की पहली बैठक होगी उसके पहले तक विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर रह सकता है, अगर विघटित हो गई तब भी। नेक्स्ट देख लीजिए, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किए हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका कब तक? इसका होगा आंसर आपका 6 माह तक। 6 माह तक क्या होता है? जो विधानसभा का सदस्य होता है, कहीं का भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या है? मंत्री बना रह सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक। अगर 6 माह के अंदर उसने सदन की सदस्यता नहीं ली तो उसको हटाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यों के वित्तीय लेखों पर किसका नियंत्रण होता है? किसका होता है दोस्तों? इसमें से किसी का नहीं होता है, क्योंकि वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसका होता है दोस्तों? कैग का होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का इन सब पे नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसका रहता है? तो किसका रहता है दोस्तों? इसमें भी किसी का नहीं रहता है, ठीक है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर भी इनमें से किसी का क्या है? नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। ये भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्या नाम था इनका? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी, कौन बनी मुख्यमंत्री? पहली मुख्यमंत्री जो बनी दोस्तों वो थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो कैसे दिए जाते हैं दोस्तों? राज्य की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका है आपका सी, प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोहिबिशन बोलते हैं, प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन जो है वो क्या होता है? इसका मतलब कोई भी रिट अगर न्यायालय में कार्यवाही लंबित हो रही है तो उसकी दिशा में आप इसको लागू करवा सकते हैं, प्रतिषेध, ठीक है, या फिर प्रोहिबिशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो किसको संबोधित करेगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? मैंने बता ही दिया इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो कब तक रखा जा सकता है दोस्तों? इसका क्या रूल है? इसका है आपका बी, यानी कि 3 माह तक। 3 माह तक अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है और एक व्यक्ति को मुकदमा चला के बंदी रखा है तो कब तक? मैक्सिमम 3 माह तक रखा जाता है, उसके बाद उसको छोड़ना पड़ जाएगा। तो 189 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 198 का, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो किस में बताइए? सेंट्रल स्टेट रिलेशन किस में है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन आपका किस में है? देखिए दोस्तों, इसका क्या है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है। अनुसूची के लिए बार बार बोलूँगी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के द्वारा अनुसूची को समझाया हुआ है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका अनुसूची वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? तो भाग 11 में है। अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। और भाग कौन सा है? भाग आपका 11 है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई दोस्तों? ये दी गई हैं संसद को। 192 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो कौन सा है दोस्तों? इसका है आपका बी, आर्टिकल 263। ये वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो दोस्तों बताती आ रही है, जो एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन दोस्तों क्यों किया गया था? केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के लिए ही सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के किस अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो ये बताइए कौन सा है? आपको पता है कि इमरजेंसी लगाई जाती है, इमरजेंसी आपातकाल आपने सुना होगा। तो कौन से आर्टिकल से ये है कि भारत सरकार को आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करनी? क्या आर्टिकल है इसका? 355। 355 में ये बात लिखी हुई कि भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। राष्ट्रपति आपात की घोषणा कब कर सकता है दोस्तों? यदि किस चीज़ का खतरा होगा, हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? डी है, 1 तथा 3, बाहरी आक्रमण का, सशस्त्र विद्रोह का, आंतरिक अशांति और सांप्रदायिक संघर्ष अगर होगा तो आपात की घोषणा नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है, उसको क्या, वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका 352 है। 356 आपका क्या होता है? 356 आपका होता है दोस्तों प्रेसिडेंट का रूल। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्यों में आपको पता है प्रॉपर सरकार नहीं फॉर्म हो जाती है, तब उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित होता है और ये कभी भी अभी तक भारत में नहीं लगाई गई है। 196 का क्या है? बाहरी आक्रमण होगा तो राष्ट्रपति आपात लगाएगा या फिर सशस्त्र विद्रोह होगा। आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल आपका 352 है। यहाँ पे एक और फैक्ट आपको बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए। 44th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा क्या हुआ है? आंतरिक अशांति के स्थान पर पहले लिखा हुआ था कि आपातकाल तब भी लगाया जाएगा जब आंतरिक अशांति होगी, उसके स्थान पर अब क्या टर्म कर दिया गया? उसके टर्म अब कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह अब होगा, तब राष्ट्रीय आपात लगाएगा। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किसके द्वारा है दोस्तों? 352 के द्वारा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किससे? मैंने बताया अभी आपको 356 से। ठीक है, तब राष्ट्रपति जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। 198 का 4 हो जाएगा। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। आपको पता होगा हर 5 साल के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्या आर्टिकल है इसका? आर्टिकल है इसका 280। वित्त आयोग का आर्टिकल क्या होता है? 280 होता है। क्या होगा इसका उत्तर बताइए? इसका उत्तर होगा चौथा। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए राज्यों के बीच में, आपको पता है राज्यों और केंद्र के बीच में बंटवारा होने के लिए क्या हुआ है? वित्त आयोग का गठन होता है। आर्टिकल 280 हर 5 साल पे। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसका क्या है? चारों कथन पढ़िए और आंसर बताइए। क्या है इसका? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट देख लेते हैं,
निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक यानी कि वो संविधान के हिसाब से नहीं बनाया गया है, कौन सा है दोस्तों इसका ऑप्शन? नीति आयोग। अब तो वैसे नीति आयोग आपको पता है कि योजना आयोग की जगह पे लाया गया है, तो ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय नहीं, इसका संविधान में वर्णन नहीं। जिस चीज़ का संविधान में वर्णन नहीं होता है वो संवैधानिक निकाय नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग और वित्त आयोग, ये सभी आपके संविधान में वर्णित हैं। नीति आयोग का कोई वर्णन नहीं है। 201 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग उसके बाद। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका, नीति आयोग इसका उत्तर होगा। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने सदस्य होते हैं? तो कितने लोग होते हैं दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? किसके द्वारा की जाती है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके अंतर्गत दोस्तों? 317 के अंतर्गत। 317 के अंतर्गत जो संविधान हो, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन इनको? राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा ये हटाए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो बताइए कौन सा इसमें आर्टिकल है? तीसरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये क्या है? इसकी स्थिति क्या है? तीनों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो आपका क्या है? उसका संविधान में वर्णन नहीं, बाकी सभी चीज़ों का संविधान में वर्णन है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? बताइए क्या होती है दोस्तों? 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। क्या है दोस्तों इसमें? कौन सा आपका वो है एक्ट बताइए? 61, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61वां हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 1989 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था? जो मतदान के लिए उम्र थी 21 साल थी, उसको घटा कितना कर दिया गया? उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, पंचायत चुनाव होते हैं दोस्तों। इस प्लीज़ पूरी वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसको करने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और इसमें से डेफिनेटली मैं बता रही हूँ आपका 5 अंक पूरा तैयार हो जा रहा होगा। 209 का क्या है दोस्तों? पंचायत चुनाव कितने दिनों में होते हैं? हर 5 वर्ष पे होते हैं। 209 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो कौन सा इसका आंसर है? 210 का आपका 3 हो जाएगा। 47 जो आपका है ना, ये आर्टिकल क्या है? मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 47 के हिसाब से मनरेगा कार्यक्रम लाया गया है। 210 का 3 हो जाएगा। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, सभी को पता होगा इसका उत्तर, बलवंत राय मेहता समिति में। आपको पता है कि जो क्या कहते हैं पंचायती राज का सिस्टम जो है वो वहीं से आया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया कौन सी है? बलवंत राय मेहता की समिति है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने दी थी? बलवंत राय मेहता ने दी थी। 213 का भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी जो पंचायती राज है उसको भी बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंचायत राज सर्वप्रथम आरंभ कब किया गया? 214 का क्या होगा? पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज को स्टार्ट किया गया। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? बताइए। 215 का क्या ऑप्शन होगा? चौथा होगा। LM सिंघवी समिति। पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? LM सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? बताइए किससे है दोस्तों? चौथे से है। 73वां संशोधन जो आपका हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित है। क्या कब संशोधन हुआ था? 73वां संशोधन आपका 1992 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और जो इसको लागू किया गया दोस्तों, पंचायती राज को कब से स्टार्ट किया गया, लागू कर दिया गया था? संशोधन जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू कर दिया गया था, जो संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। कहाँ पर वर्णित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 11वीं सूची में। 11वीं सूची में दोस्तों क्या है आपका? पंचायतों से संबंधित
आपका कार्य लिखित है। मैंने आप बार बार कह रही हूँ आपको, प्लीज़ एक बार जाके आप अनुसूचियों वाला वो जो है ज़रूर देख लीजिएगा। मैं साथ ही यहाँ लिंक भी दे दूँगी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, अनुसूची वाला ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा, देखिए 11वीं अनुसूची, और भाग कौन सा है, भाग इसका है 9वां भाग। वहाँ पे पंचायतों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है, संविधान में लाया गया। बताया मैंने ना कि 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो कितने विषय निर्धारित किए गए दोस्तों, 29। 218 का 3 हो जाएगा, 29 विषय निर्धारित किए गए हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची और भाग 9 में आपको पंचायती राज संबंधित विषय मिलेंगे। भारत में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है पंचायती राज में, कहाँ पे है, तो महिलाओं के लिए दोस्तों जो स्थान आरक्षित है वो कहाँ पर है, पंचायती राज संस्थानों में, ठीक है। वहाँ पर क्या है, भारत के लिए, भारत की महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहाँ का आदर्श है, तो ये दोस्तों कहाँ का आदर्श है, ये ऑल इंडिया रेडियो का है, 220 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था, तो ये कब आरंभ हुआ था दोस्तों, 1945 में। इसका डेट क्या है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ आपका आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी कि परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल जो है उसमें कितने परमानेंट मेंबर हैं आपके, 5 हैं। कौन कौन से हैं, फ्रांस है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है और यूके है, ठीक है। ये 5 सदस्य हैं जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका जो है हेग में है। हेग कहाँ पर है, ये आपका नीदरलैंड में है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको पता है कि पेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्या है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर किसके रूप में मनाया जाता है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस के रूप में। 224 का आपका 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो किस देश में हुआ दोस्तों, यूएसए में हुआ। प्रेसिडेंशियल यानी कि राष्ट्रपति शासन का जो उदय था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट, ये फिर वही आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति, आपको देखिए यहाँ बताना है कौन किस चीज़ का सदस्य है, एक तरफ लिखी हुई चीज़ें, तो इसका आंसर देखिए पहले बता देती हूँ। इसका आंसर जो है आपका पहला है 3142। भारत का उपराष्ट्रपति आपको पता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो क्या है, मैं बताया आपको, है लोक लेखा समिति का फ्रेंड होता है, पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन में कर रखा है। भारत का महाधिवक्ता जो होता है वो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, और भारत का महान्यायवादी वो किससे संबंधित है दोस्तों, लोकसभा की बैठक से, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत संविधान का भाग जो है वो आपको बताना किससे संबंधित है यहाँ पर, तो क्या इसका भी ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन आपका ए है। भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 किससे संबंधित है, मैंने बताया अभी आपको, पंचायत से संबंधित है। भाग 8 किससे है, आपका संघ क्षेत्र से है। भाग 4 का मूल कर्तव्य से है, और भाग 9 का पंचायत से, सॉरी नगर पालिका से, किससे, नगर पालिका से, ठीक है। भाग 9 आपका पंचायत से है, भाग 8 आपका संघ क्षेत्र से है, भाग 4 का आपका मूल कर्तव्य से है, और भाग 9 का आपका नगर पालिका से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल आपको कुछ भी अगर पता होंगे तो यहाँ से आप फटाफट से ज़रूर कर लेंगे। इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर 1 2 3 4 है। इसका आंसर आपका 1 2 3 4 है, ठीक है। आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है, आपका न्यायपालिका या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 आपका सिटीजनशिप से है, नागरिकता से संबंधित है। 352 आपको पता है इमरजेंसी है, और 245 आपका विधायी शक्तियों का वितरण है। तो 1 2 3 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास के लिए है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आर्टिकल 230 क्या है दोस्तों, इसका देख लेते हैं। इसका आर्टिकल आंसर बता देती हूँ सीधे पहले, आपका आर्टिकल इसका आंसर 3 है। आर्टिकल 14 जो है आपका, मैंने बताया 14 से 18 तक आपके आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है। 6 आर्टिकल मूल अधिकार हैं ये आपके। आर्टिकल 36 किससे संबंधित है, 36 आपका 36 से लेकर 51 आपका डीपीएसपी से, नीति निर्देशक तत्वों से है। 74 आपका मंत्री के परिषद से है, और संविधान संशोधन जो है वो 368 से है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और इसको करने के बाद आपके 5 अंक पूरे पॉलिटी के ज़रूर हो जाएंगे। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जाकर एक बार फटाफट से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बाकी जो मैं क्वेश्चन आप आज से डेली कराऊंगी वो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।